हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जतिन त्यागी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। और बेसिकली आज यहाँ पर जो मैं आपके सामने आया हूँ और इसके आने का एक मोटिव है, वो मोटिव ये है कि आज आपके सामने हम एक सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की क्लास का एक डेमो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। उस डेमो के अंदर हम आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। उन बेसिक बातों के रिगार्डिंग क्या क्या करना है, कैसे करना है, सीए फाउंडेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं अकाउंट्स के रिगार्डिंग, वो आज मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। अकाउंट्स के पेपर को और डिटेल में बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आप सबके बेसिक्स के बारे में। मेरा पढ़ाने तरीका सिर्फ सिंपल सा ऐसा है कि आपके साथ मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि आप बेसिक्स में कितने स्ट्रांग हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सब ने अपनी 11th क्लास 12th क्लास की है। काफ़ी बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ रखी है और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से ना हो, वो साइंस बैकग्राउंड से हो। साइंस बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने आर्ट्स में बेसिकली अकाउंट्स नहीं पढ़ रखा होगा, और अगर अकाउंट्स नहीं पढ़ रखा है तो ये सीए फाउंडेशन का अकाउंट समझने के लिए आपको पहले अकाउंट्स के बेसिक पे काम करना होगा। तो मेरे लिए हर वो बच्चा जिसने अकाउंट्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो वो बिल्कुल सेम है। मैं बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट करूँगा और उन बेसिक के साथ स्टार्ट करते वक्त आपके हर एक बात के ऊपर ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा क्या आपके साथ बेसिक की कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर बेसिक्स की दिक्कत है तो उसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर डिटेल्ड में काम लेके चलेंगे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि काफ़ी बच्चे जो 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 11th क्लास को सीरियसली नहीं लेते, जिसकी वजह से अकाउंट्स जो है थोड़ा सा एक वीक पॉइंट बन जाता है। और जैसे ही वो वीक पॉइंट बन जाता है तो उसके बाद 12th में आप प्रैक्टिस कर कर अच्छे मार्क्स ले तो लेते हैं, लेकिन आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होते। और कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो सीए जैसा कोर्स करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ भी आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कुछ बेसिक के बारे में बातें करेंगे। और बेसिक्स के लिए मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कुछ बेसिक अकाउंटिंग रूल्स। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो अकाउंटिंग में होता है। जैसे कि आप सबको याद हो 11th क्लास में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समथिंग कुछ इस तरह से। इन सब को हम थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे। पहले डिटेल में बात करने के बाद हम अपने कोर्स कंटेंट की बातें करेंगे। मैं आपको कोर्स कंटेंट प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा जो एक्चुअली में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आपके लिए प्रिस्क्राइब किया है। उसके अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, कौन से सेक्शन में आता है, वगैरह वगैरह, उन सब के बारे में बातें करेंगे। तो उससे पहले लेकिन हम अपना पहले बेसिक डिस्कस कर लें। बेसिक डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरे का पूरा कोर्स इसी तरह से चलेगा कि हर एक चीज़ का पहले बेसिक डिस्कस होगा, फिर उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ऑल्दो मैं आज आपको कोई चैप्टर स्टार्ट कराऊं या ना कराऊं, लेकिन मैं आपके बेसिक पे बहुत काम करूं। मेरा आज तक का जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी चीज़ के रिगार्डिंग है। पहले एक बार बेसिक बात करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के लिए। जब हम अकाउंटिंग के बारे में बात करते थे आप सबने सुना था या पढ़ा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये सारी बातें उसके अंदर आती हैं, लेकिन इन सब के बाद ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अकाउंटिंग का प्रोसेस समझाती है। अगर अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको समझना है। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है कि आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना किसको आइडेंटिफाई करना? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। अच्छा, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के अंदर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात लिखना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना चाहूंगा, वो है फाइनेंशियल। यानी कि आप आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स को। अच्छा, ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फ़र्क है? आप सबने बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, लेकिन आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फ़र्क होता है। आप सबके अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट मैं आपको कुछ एक सिंपल सी बात बताकर इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करूँगा। जब मैं वर्ड बोलता हूँ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन का मतलब है किसी चीज़ के होने से फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज आना। अगर कोई चीज़ होने से आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज आता है तो वो आपके लिए एक ट्रांजैक्शन है। और अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज ना आए, वो जैसे थे वैसे ही रहें, तो आप उसको बोलते हैं वो आपके लिए एक इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप कुछ गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करना एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स आएंगे और कैश जाएगा। गुड्स आएंगे, कैश जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं। और जब मैं बोलता हूं कि 31 मार्च ईयर एंड पे उन्हीं स्टॉक का वैल्यूएशन कीजिए,
उन्हीं स्टॉक का वैल्यूएशन कीजिए, तो वो स्टॉक वैल्यूएशन आपके लिए एक इवेंट की तरह कंसिडर हो जाता है। यानी कि गुड्स का खरीदना एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स का बेचना एक ट्रांजैक्शन है, और ईयर एंड पे उन्हीं गुड्स को जो आपके गोडाउन में अवेलेबल हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उनका वैल्यूएशन करना आपके लिए एक इवेंट की तरह है। तो दो चीजें समझिएगा, ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज लेकर आता है, इवेंट जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज लेकर नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगला पॉइंट होता है, ऑल्दो जो ये मेन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक तरह से इसकी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बात तो इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब ये हुआ कि आपके लिए बात माननी ही है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को अपनी बुक्स में लेकर आते हो जो मनी टर्म्स में होते हैं। जो मनी टर्म्स में है ही नहीं, उनको रिकॉर्ड करने की बात ही नहीं आती। तो ये दो जो बातें हैं ना, ये आप सबको कभी ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा मिलती है। ऑल्दो प्रैक्टिकल लाइफ और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया जाएगा मार्क्स लेने के लिए बुकिश नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हम काफ़ी चैप्टर ऐसे भी पढ़ेंगे जिनका आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, वो सब बदल चुके हैं, हट चुके हैं। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, सिस्टम आए, कंप्यूटर हैं, इनकी वजह से उन सब चैप्टर्स की एडवांटेजेस खत्म हो चुकी हैं। उन सबको हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए उनको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है, और उन्हें हम सिखाएंगे इस तरह से, इवन मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि आपके पास उनका थ्योरेटिकल इम्पैक्ट और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दोनों तरह से आपको क्लियर हो। यानी कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज़ ऐसे है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होती है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक चैप्टर का नाम लेता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से यूज होता है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए मेन काम है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके करना। थ्योरेटिकल लाइफ आपको स्कूल या एग्जाम में आपको सीबीएसई में मार्क्स दिला सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका अब आईसीआई में जब आप सीए की डिग्री मिल जाएगी आपको, तो आपको प्रैक्टिकली काम करना है। आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे, आप किसी अपने लिए काम कर रहे होंगे, या फिर आप किसी भी तरह से कुछ भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो बिजनेस के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनना एक मस्ट है। सो इसीलिए आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सिखाया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स, और कंसाइनमेंट है, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है, और कंपनी अकाउंट्स आएंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स आएंगे। तो इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक वहां पहुंचें, उससे पहले आप ये समझें कि आपका बेसिक क्या है। क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा, तो वो सारे अकाउंट्स आप फिर से वैसे ही पढ़ने वाले होंगे जो आपने 11th-12th में करा है। 11th-12th में आपने मार्क्स लेने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होंगे आपके। लेकिन पॉइंट इज कि जब आप इसको अब पढ़ रहे हैं, तो इसका ये ध्यान रखिए कि आपने इसे सिर्फ पढ़ने के लिए या मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना है। आपने इसलिए पढ़ना है क्योंकि अब आगे जाकर आप लोगों को कंसल्ट करने वाले हैं, उनको अपनी कंसल्टेंसी सर्विस देने वाले हैं। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप यहाँ से लेकर जाएंगे, उतना ज़्यादा ही आप आगे दुनिया की सिखा पाएंगे, सीख पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा हो गया था, आइडेंटिफाई करेंगे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। सेकंड पॉइंट मेरे पास आता है कि हम उन्हें मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ये आपने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी सुना हुआ है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वही बातें रिकॉर्ड होती हैं जो मनी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हैं। नाउ अब मैं आगे चलता हूं आपके साथ, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे लिए रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है, और अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अकाउंट्स के अंदर चलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लेट्स से मैं आपको बोलता हूं एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो जो ट्रांजैक्शंस होंगी, और ट्रांजैक्शंस की अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, क्वांटिटी का मतलब अगर मान लीजिए पूरे साल के अंदर 10,000 ट्रांजैक्शन हुई, तो आप 10,000 ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकते। आपको उन ट्रांजैक्शंस को अपने पास क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का।
जहां से आपकी एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी यही बोलती है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहां होती है? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। रिकॉर्डिंग होती है कहां पर? जर्नल में। अच्छा, जर्नल में रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या है? जर्नल का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करो विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। आपको एक और चीज बता दूं, जर्नल जो होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का मतलब, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का मतलब है कि सबसे पहले ओरिजिनली कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो जर्नल में जाएगी। जर्नल के अलावा फिर जर्नल के आगे का प्रोसेस हम देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो पहले जाएगी कहां पर? जर्नल में। जर्नल में जाने के लिए हम पास करेंगे उसकी एक जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री को करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जर्नल एंट्री को करने के लिए आपको आने चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं? जो बच्चे 11th-12th में कॉमर्स पढ़ के बैठे हैं उनको तो पता है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, बट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसी ने अगर साइंस किया है या पहले आर्ट से किया है तो उनके लिए डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल ही नए वर्ड हैं। इन दोनों को लेकर, इन दोनों के रिगार्डिंग डेबिट और क्रेडिट के क्या हैं, हम इनके बेसिकली मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बोलूं, जैसे मैथ्स में आप 2+2 4 बोलते हैं तो प्लस एक रूल है, इसी तरह से अकाउंट्स में कुछ करने के लिए आपको डेबिट एक रूल सिखाया जाएगा, क्रेडिट एक रूल सिखाया जाएगा। कुछ चीजों को लेकर कुछ डेबिट होंगे, कुछ चीजों को लेकर कुछ क्रेडिट होंगे, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट क्यों हैं, कैसे यूज होंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए पहले ये जानना होगा कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट की रिगार्डिंग मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा सिखा दूं। मैं अभी तक आपको 3 बातें बता चुका हूं। पहली बात क्या थी? आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को। उन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को आपको मेजर करना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। ये यहां तक का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में बोलूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हर एक चीज आप उन्हीं की बातें करते हो जो आपके मनी टर्म्स में होते हैं। जिनमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं होती उनको अकाउंट्स में कोई इज्जत नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो आपके पास आती है उन ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का मतलब है आपको चाहिए जर्नल। जर्नल में कोई भी चीज लिखी जाएगी तो वो जर्नल एंट्री के थ्रू लिखी जाएगी, और जर्नल एंट्री के थ्रू लिखने के लिए आपको आने चाहिए, क्या आने चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इसका मतलब अब आपके सामने आगे प्रोसेस बढ़ेगा। अब रिकॉर्डिंग के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है क्लासिफाई करने का। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है कि जो आपने जर्नल बनाया है, जो आपने क्या बनाया है? जर्नल बनाया है, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर। जो जर्नल एंट्री आपने बनाई है आप उसे लेजर में पोस्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शन की उनका डिफरेंशिएशन किया गया, अलग अलग कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया कि कौन सी चीज किस अकाउंट को बिलोंग करती है। जब मैं क्लासिफाई करके एक वर्ड बोल रहा हूं ना, लेजर, देखो रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल के अंदर। क्लासिफाई कहां होता है? लेजर के अंदर। लेजर क्या होता है? लेजर बेटा और कुछ नहीं, जो आप बचपन में एक डब्बा बनाया करते थे ना, जिसको आप डब्बे बोलते हो, अकाउंट्स बोलते हो, उन्हीं को हम यहां लेजर बोल रहा हूं। लेजर और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। ये देखिए, कुछ इस तरह से करके एक नॉर्मल अकाउंट बनता है। और उस अकाउंट के अंदर आता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आने को इसमें डेट के कॉलम भी आते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे वहाँ पे हम डेट के कॉलम भी बनाएंगे, बट मैंने अभी आपके सामने सिंपल पर्टिकुलर अमाउंट की बात की है। और इस प्रोसेस के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्लासिफाई करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है हमारा समराइजिंग। हम समराइज करेंगे। समराइजिंग करने का मतलब है कि हम बनाएंगे अपने पास क्या? हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, यस। आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, जर्नल से वो जाएगी लेजर में, लेजर से वो पहुंचेगी, उनके जो फाइनल बैलेंस बचेंगे वो पहुंचेंगे कहां पर? वो पहुंचेंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस एक इस तरह की स्टेटमेंट है जो लेजर से निकलने वाले फाइनल बैलेंसेस को शो करती है।
ऑल्दो अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स अकाउंट्स पढ़ रखी है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं है, आपको ये बातें पता हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस बारे में आज सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ें लगेंगी। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, इन सब बातों को आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो जो चीज़ें हैं आप उनको किस तरह से देखेंगे। अच्छा, आप इनके लिए मैं आपको और आसान आपके लिए हेल्प कर दूं। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स को भी नहीं जानते, इन सब के बारे में हमारे YouTube चैनल के ऊपर, मेरे नाम से एक YouTube चैनल है सी जितेंद्र त्यागी अकाउंट्स गुरु, उसके अंदर जाकर आप 11th क्लास की बेसिक वीडियोस मैंने वहां डाली हुई हैं। यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को भी आप सीख सकते हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। ये सारी बातें मैंने वहां डिस्कस की हुई हैं। टोटल मिलाकर कुछ 5 वीडियोस हैं, आप वो देखेंगे तो आपको इसका बेसिक भी समझ में आएगा कि अकाउंट्स में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। मैं एक बार फिर से बता दूं, हमें अब तक मैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर 5 बातें कवर कर ली हैं। उन 5 बातों के अकॉर्डिंग पहली बात मेरे पास क्या थी? पहली बात मेरे पास थी कि आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। सेकंड पॉइंट मेरे पास था, मैं उनको मेजर करूंगा इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड मेरे पास था कि मैं क्या करूंगा, उनकी रिकॉर्डिंग करूंगा। फोर्थ में अपने पास क्या करूंगा, उनको क्लासिफाई करूंगा। और फिफ्थ में अपने पास क्या करूंगा, उनको समराइज करूंगा। तो ये 5 पॉइंट हो जाते हैं मेरे। अच्छा, समराइजिंग यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जब समराइज आप करते हैं तो समराइज करने से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह के इस तरह से हैं जो आपको इनकम स्टेटमेंट्स और पोजीशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। जब बात आती है इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट हेल्प करती है टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। और ये पोजीशन स्टेटमेंट हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि इनकम स्टेटमेंट हेल्प करेगी इनकम पोजीशन कैलकुलेट करने में, और पोजीशन स्टेटमेंट हेल्प करेगी आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हेल्प कैलकुलेट करने में। अच्छा, इसके लिए आप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आप कंपनीज हैं, यानी कि अगर आपके बिजनेस की जो फॉर्म है वो कंपनीज में है, तो इन केस ऑफ कंपनीज आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाम सुना हुआ है आपने? अगर मैं प्रोप्राइटरशिप हूं, मैं पार्टनरशिप हूं, तो मैं अपने पास क्या बनाऊंगा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इन तरह की चीजें। लेकिन अगर मैं कंपनी हूं तो मैं अपने पास क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल पोजीशन की, तो फिर मैं अपने पास बनाऊंगा बैलेंस शीट, जिसके अंदर मेरे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल शो किए जाएंगे। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल शो किए जाएंगे। और इसके अंदर मैं शो करूंगा अपने सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं एट एवरी ईयर एंड। और ये जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो बेसिकली जो इनकम एक्सपेंसेस हैं वो आपके क्लोज हो जाएंगे। इनकम एक्सपेंस के बेसिस पर आप अपने प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंस का मैं डिफरेंस बोलूं तो आपके लिए प्रॉफिट या इनकम बनेगा, और वो कैपिटल में जाके ऐड होता है। और फिर बचता है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये 3 चीजें ही ऐसी हैं जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं टू द नेक्स्ट ईयर।
इनकम एक्सपेंस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, सिर्फ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट ईयर के अंदर। सो ये मेरा समराइजिंग पार्ट पूरा होता है। समराइजिंग पार्ट के बाद क्या है, जब आप समराइजिंग पे पहुंच जाते हैं तो समराइजिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस का मतलब बेटा आपने तो बुक भी पढ़ी है, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने 12th क्लास में एक बुक पढ़ी थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है कि आप एनालाइज करो। सर ये क्या मतलब हुआ? एनालाइज का मतलब समझो बेटा, एनालाइज का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज देखें तो उसको देखकर ये आइडेंटिफाई करें कि उसमें क्या कमी है, क्या फायदे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई चोट लग जाती है, किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई अपना एक्सरे कराता है, तो बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट देखता है और वो ऐसे करके देखना शुरू करता है, चेक करता है कि भाई इस एक्सरे के अकॉर्डिंग इस पर्सन के शरीर में क्या कमियां हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? इसी तरह से बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हम ये चाहते हैं कि जो हम देख रहे हैं, हमारा एक्सरे क्या है, यहां पर हमारे पास अकाउंट्स का एक्सरे क्या होता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका लास्ट प्रैक्टिकल आउटपुट है। उस लास्ट प्रैक्टिकल आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए क्या कि भाई इसके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट है या लॉस है, कम है, ज्यादा है, एनालाइज करके बताओ। और बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं है। तो इसका मतलब हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भाई क्या ये चीजें सही हुई या नहीं हुई। और ये 6 स्टेप पूरा कर कर हम चलते हैं आगे, और जो आगे हमारा स्टेप है वो 7th स्टेप है, और वो ये कहता है कि जो भी आपने एनालाइज किया उसे कम्युनिकेट करो। किसको? यूजर्स को कम्युनिकेट करो। यूजर्स को कम्युनिकेट करो। यस, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो ये सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व होंगे जो मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, और उन्हीं लोगों को मैं बोलता हूं कि ये मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज को चलाने वाले अलग लोग होते हैं और उसके मालिक अलग होते हैं। जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और चलाने वाले डायरेक्टर्स और मैनेजर्स होते हैं। तो जब ये काम कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन अपने मालिकों को देनी होती है। तो कुछ लोग यूजर्स की फॉर्म में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यूजर्स आपके 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं इंटरनल यूजर, दूसरे हो सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अगर मैं बात करता हूं इंटरनल यूजर्स की, तो इंटरनल में कौन कौन आता है? इंटरनल में आते हैं आपके ऑनर्स, दूसरे में कह सकता हूं कि मैं मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में इंटरनली इन्वॉल्व हैं। मालिक तो है ही, मैनेजमेंट जो काम करती है, और एम्प्लॉय वर्कर्स जो आपके स्टाफ है। तो बेसिकली ये 3 लोग हैं जो हमारी इंटरनली इंफॉर्मेशन, जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्टेड है। जब एक्सटर्नल की बात आती है तो एक्सटर्नल में कौन कौन है? एक्सटर्नल में है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है क्रेडिटर्स। तीसरे हैं गवर्नमेंट। फोर्थ है रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, रिसर्चर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पब्लिक हैं। तो ये एक्सटर्नल हैं, आउटसाइडर पार्टीज हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं टू नो अबाउट द बिजनेस,
जो जो चीज़ें उन्होंने पैसा दे रखा है, जो हमें लोन देते हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए इन्वॉल्व होती है, रिसर्चर्स हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, कंज्यूमर को अपने जो प्राइस मिल रहा है उसके बारे में चार्ज करना है, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट के लिए जानना है। तो बेसिकली ये सब लोग ही हमारे इस बिजनेस में, हाँ मैं एक और मैं लोग पर्सन का नाम डालना चाहूँगा, मेन इंपॉर्टेंट पर्सन हैं हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो जिन्होंने हमारे बिजनेस से पैसा लगा रखा है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग जो बिजनेस से पैसा लगाना चाहते हैं। तो इन सब के बेसिस पर ही ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा होता है। सर ये अकाउंटिंग प्रोसेस तो थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन हमें एक्चुअली में बेसिक सीखना है। हाँ बेटा बेसिक सीखेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक किस तरह से बना है वो भी सीखना होगा। तो अब तक मिलाकर मैंने आपको 7 पॉइंट बताया, और इन 7 पॉइंट को एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं। मैंने आपसे पहले क्या बोला, सबसे पहले आपको सीखना होगा कि आपने हमेशा अपनी ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ट्रांजैक्शन वो है जिसकी वजह से क्या आता है, चेंज इन रिसोर्सेस। इवेंट वो है नो चेंज इन रिसोर्सेस। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपके पास क्या है, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म्स से मेजर करेंगे। थर्ड आपके पास है, उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए, जर्नल। जर्नल का एक और नाम क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। और जर्नल एंट्री की हेल्प, जर्नल एंट्री की हेल्प कौन करेगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। फिर आप करेंगे इनको क्लासिफाई करने के लिए पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू द लेजर। फिर आप बनाएंगे क्या, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब आप बनाएंगे इसके लिए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके 2 तरह के होते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो आपको हेल्प करती है आपकी इनकम पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस निकालने में, और फाइनेंशियल पोजीशन आपको हेल्प करती है आपकी पोजीशन स्टेटमेंट आपको हेल्प करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताने के लिए। इनकम स्टेटमेंट के लिए आप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ कंपनीज हम बोलते हैं स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर आप बात करते हैं पोजीशन स्टेटमेंट या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने की, तो उसके लिए हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, जिसके अंदर एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल शो किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम, समराइजिंग के बाद अगला स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, और उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेट टू दी यूजर्स। यानी कि आपने अपने बिजनेस में कितना कमाया, कितना फायदा, कितना नुकसान, क्या एसेट, क्या लायबिलिटी, क्या एक्सपेंस, ये सब बातें अल्टीमेटली आपके मालिकों के पास पहुंचेगी, आपकी मैनेजमेंट के पास पहुंचेगी, आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स के पास पहुंचेगी, क्योंकि एम्प्लॉय वर्कर को भी बोनस चाहिए। तो ये सब लोग इंटरेस्टेड हैं आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन के अंदर। उसके अलावा मैं आपसे बोलूं तो आपके जो जितने भी एक्सटर्नल पार्टीज हैं जो आपको लोन देते हैं, जो आपको उधार देते हैं काम करने के लिए, जो गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस देना चाहती है, वो सब लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सारा का सारा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब अल्टीमेट बात यह आती है कि आपने सर एक बात बोली थी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस बेटा, मैंने डेबिट एंड क्रेडिट बोला है, और ये डेबिट और क्रेडिट को और डिटेल में जानने के लिए देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, मैं आप कुछ रूल्स लिखवाऊंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा कुछ पूछना चाहूंगा कि वो चीज़ आपको आती है नहीं आती है। अभी हम डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा मुझसे कनेक्ट होने की। जब मैं कोई एंट्री पूछूं तो आप माइंड में सोचें, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं ना तो हमारा कनेक्शन नहीं बैठेगा। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से आप सब घर बैठे हैं, हम भी अपने घर बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जब ये रिकॉर्डिंग आपके सामने आ रही है तो उस वक्त तक शायद आपने या फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हों। अगर नॉर्मल नहीं हुई हैं तो आपका और मेरा फेस टू फेस कनेक्शन होना बहुत मुश्किल है। जब तक कनेक्शन नहीं होता है तो आपका कनेक्शन हमारा इसी तरह से डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो पाएगा। तो क्यों ना आप, जब मैं कुछ आपसे पूछूं तो आप उसका सोचें मन में आंसर। जब आप सोचेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मैच करने शुरू हो गए हैं। जब मैं किसी पॉइंट को लूंगा तो हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। जब तक हमारा इंटरेक्शन बेटर नहीं होगा ना, तब तक मैं आपको जो भी सिखाना चाहूँ आप नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत होती है आपका इस चीज़ को मानना कि आप सीखने आए हैं। दूसरा, हम पे विश्वास करना कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वो आपके बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जा रहा है कि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। और तीसरा, हमको चाहिए रिजल्ट। सिर्फ रट्टा मार के रिजल्ट नहीं लाना है, आपको समझ कर रिजल्ट लाना है। अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट जो सीए फाउंडेशन में है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है,
मार्क्स में आने में बच्चा फेल, मैं बोलूं कि उसमें फेल होगा, नहीं, बच्चा फेल नहीं होगा, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स आए। मेरे प्रीवियस बैचेस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 96 मार्क्स हाईएस्ट आए हुए हैं। और अगर नवंबर 19 रिजल्ट की बात करूं तो मेरे पास 15 ऑल इंडिया रैंक्स थे सीए फाउंडेशन में, यानी कि मेरे बढ़ाए बच्चों के 15 बच्चों के ऑल ओवर इंडिया रैंक आए। तो मैंने इतनी मेहनत की हुई है बच्चों के साथ, कितने बच्चों के 90 से मार्क्स, 80, 70 की तो लिस्ट लगी हुई है, यानी बहुत ज़्यादा। तो आपका और मेरा कनेक्शन और मेरी नॉलेज आपके लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपके पास जो डिटेल हमारी पहुंचे वो बेस्ट पहुंचे। तो प्लीज़ अब जो मैं यहाँ से बोलने जा रहा हूँ आप उसमें कनेक्शन करेंगे, आप मेरे साथ कोशिश करेंगे कि जब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे इस बात का जवाब दें। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने जो पढ़ रखा है मैंने वही पूछना है आपसे। और मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछना चाहूँगा कि आपके लिए कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको करना पड़ता है जर्नल का यूज़। और जब आपको जर्नल का यूज़ करना होता है तो उस जर्नल को किस तरह से बनाया जाएगा वही मुझे आपसे पूछना है। अब इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपसे एक जर्नल एंट्री पूछूंगा, आप उस जर्नल एंट्री का जवाब देंगे, और बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री है। गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000। आपने गुड्स खरीदे कैश में 10,000 रुपए में। जब आपने कैश में गुड्स खरीदे 10,000 रुपए में तो मुझे इसकी जर्नल एंट्री चाहिए। काफ़ी बच्चों को आती होगी, बहुत ही इजी एंट्री है। आपने 11th क्लास में जब अपने पास जर्नल पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। लेकिन आज इसके बारे में कुछ और डिटेल में बात होगी, क्योंकि ये दिखने में जितनी आसान एंट्री है उससे ज़्यादा इसका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। इसका बेसिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप आगे बहुत आसानी से और मेरी आने वाली बातों को समझ पाएंगे। और इसके अलावा मैं एक और एंट्री आपसे पूछना चाहूँगा, जो मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा वो है ये। इवन आप मुझे मेरी पहली सेकंड एंट्री का आंसर करिए, जिसमें लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज इन कैश ₹10,000। फर्नीचर परचेज इन कैश ₹10,000। अब बहुत सारे आंसर आएंगे इन चीज़ों को लेकर, प्लीज़ कमेंट में इस चीज़ को मेंशन जरूर कीजिएगा। जब ये वीडियो आपके सामने आए तो कमेंट में जाकर मेंशन कीजिएगा कि आपने पहले कौन सी एंट्री सोची थी। सही क्या है गलत क्या है वो बात की बात है, आपने क्या सोचा मुझे वो भी चाहिए। अगर आपकी सोच मुझे पता चलेगी तो मैं ये समझ पाऊंगा कि आप किस लेवल के बेसिक पर इस वक्त हैं, क्योंकि आपका बेसिक सुधारना ही मेरा काम है। आपको अकाउंट्स अच्छे से आता है, आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आती है, तो मैं उसमें और आपकी हेल्प कर सकता हूँ इंप्रूव करने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, सीए फाउंडेशन ही एक आखिरी स्टेप है जहां पर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। जब मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनको मैं बेसिक सिखाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बच्चा बेसिक में स्ट्रांग होगा। जो बच्चे मुझसे फाउंडेशन पढ़े होते हैं मेरे को दिक्कत ही नहीं आती उनके साथ, लेकिन जो बच्चा मुझसे फाउंडेशन नहीं पढ़ा होता उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक उसने कैसे पढ़ा मुझे क्या पता, उसने मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ा ना। इसीलिए मैं अपनी इंटर की क्लासेस के अंदर भी स्टार्टिंग में बेसिक की डिस्कशन करता हूं, लेकिन वो डिस्कशन इतनी डीप डिस्कशन नहीं हो सकती जितनी यहां पर हो रही है, क्योंकि इस डिस्कशन के रिगार्डिंग हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पे कि हर एक जर्नल एंट्री आपने कैसे करनी है वो आपको आती हो। तो फोकस इस चीज पे रहेगा हमेशा कि आपका जर्नल कैसे स्ट्रांग हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि हमारी जो बिल्डिंग है ना अकाउंट्स की, वो रिकॉर्डिंग पे टिकी हुई है। रिकॉर्डिंग बेस है, उसके ऊपर लेजर है, फिर क्लासिफिकेशन में ट्रायल बैलेंस आ रहा है, फिर आपके ट्रेडिंग बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहे हैं। तो अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तो बिल्डिंग गिर जाएगी, और अगर बिल्डिंग गिर गई तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए मैं क्या बोला, पहले अपना बेस स्ट्रांग करो। जैसे जैसे बेस स्ट्रांग होता जाएगा बिल्डिंग में जान आती जाएगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो मैं बिल्कुल बेसिक पे रिगार्डिंग बात करूंगा। और आई गेस अब तक आप सबने कमेंट में जाके लिख दिया होगा फर्नीचर परचेज इन कैश की एंट्री क्या होती है। फर्नीचर परचेज इन कैश की एंट्री होती है, मैं बच्चों के पॉइंट से बोलता हूं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर फर्नीचर टू कैश, कुछ बच्चे बोलते हैं सर परचेजेस टू कैश। और आप सब जानते हैं कि फर्नीचर टू कैश की एंट्री ठीक है, बट परचेजेस टू कैश की एंट्री ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम परचेजेस की बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। वेरी गुड, यही तो बात समझनी है आपको। जब हम बात कर रहे हैं फर्नीचर परचेज की तो एंट्री होती है
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, जो गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं बेटा? गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये सिंपल सवाल ये है कि जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो आपने ये माना कि हमने एक एसेट खरीदा, लेकिन जब हम गुड्स खरीदने गए तो फिर हमने परचेजेस वर्ड लिखा, गुड्स वर्ड नहीं लिखा या स्टॉक वर्ड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? आपको ये जानना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे ना तो आपका बेसिक कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। आपसे शायद आज से पहले किसी ने बात पूछी भी ना हो और शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन यहां पर आकर हर पर्सन ये एक्सपेक्ट करेगा। आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है इन फ्यूचर कि सर जब फर्नीचर परचेज करते हो तो आप कहते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आप बोलते हो एसेट है। तो गुड्स मेरे लिए एसेट है या नहीं है? अगर गुड्स एसेट है तो सर गुड्स का अकाउंट को डेबिट में लिखो, गुड्स अकाउंट वर्ड लिखो या फिर स्टॉक अकाउंट लिखो। लेकिन अगर आप जब गुड्स को एसेट नहीं मान रहे हो, एक्सपेंस मान रहे हो, तो फिर परचेजेस वर्ड आएगा। और आप सबने तो पढ़ा ही परचेजेस वर्ड है, तो उसका मतलब गुड्स एसेट नहीं है, एक्सपेंसेस है। अगर गुड्स एक्सपेंसेस है तो फिर आप गुड्स को एसेट में क्यों लिखते हो? तो ये तो पॉइंट डिस्कशन का है, क्योंकि गुड्स क्या है यही तो समझना है। गुड्स एसेट है तो उसके अकॉर्डिंग, गुड्स एक्सपेंस है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। आज समझ में आई? पहले मैं बात करता हूं फर्नीचर के रिगार्डिंग। फर्नीचर हमारे लिए एसेट है और फर्नीचर के रिगार्डिंग जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको सिखाने वाला हूं उसके अंदर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एसेट के रिगार्डिंग एक रूल होता है कि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अब आप मुझसे पूछोगे सर डेबिट क्यों होता है? उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि सर 2 + 2 = 4 होता है, तो सर 2 + 2 0 क्यों नहीं होता? तो मेरे पास का कोई आंसर नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि प्लस जो है वो आपका एडिशन के बारे में शो करता है। यही क्यों शो करता है इसका कोई रीजन नहीं है। इसी तरह से एसेट को डेबिट दिया गया या लायबिलिटी को क्रेडिट दिया गया, इसका कोई रीजन नहीं है। ये रूल्स बनाए गए हैं और इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग सिखाई गई है। तो मैं इन चीजों के लिए बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता कि भाई क्यों ऐसा होता है। हाँ, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बोलूंगा कि हाँ ये रूल्स हैं, ये आपको याद करने होंगे। जैसे 2 + 2 प्लस का साइन आपने याद किया, मेमोराइज किया कि भाई अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो वो प्लस ही है, अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो वो माइनस है। तो इसका मतलब इसी तरह से अगर डीआर एसेट लिखा मिलेगा तो उसका डेबिट ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझनी है, माननी है इस चीजों को लेकर। नाउ अब उसके बाद ये आता है कि अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो वो क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, दोनों ही एसेट हैं। लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या वो एसेट है या नहीं है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर गुड्स एसेट है, कुछ बच्चे बोलेंगे गुड्स एसेट नहीं है, गुड्स एक्सपेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि गुड्स दोनों चीजें हैं। सर दोनों चीजें, ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो दो चीजें दो अलग अलग टाइमिंग पे होती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे 31 मार्च ईयर एंड के दिन, उस दिन आपके गोडाउन में जो गुड्स पड़े हैं वो आपके लिए एसेट है। लेकिन उसके अलावा जब भी आप पूरे साल गुड्स को खरीद रहे हो वो आपके लिए एसेट नहीं है, वो आपके लिए एक्सपेंस है। कैसे? सुनो ध्यान से। जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपके गुड्स को खरीदने की आपकी मोटिव क्या होता है? आपका सर गुड्स को बेचना। यस, गुड्स को बेचना। अच्छा, जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो आपका फर्नीचर को खरीदने का मोटिव क्या है? उसको बेचना नहीं, फर्नीचर को रखना, यूज करना। लेकिन जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपका मोटिव होता है उसको या तो बेच दें या फिर उसको कंजम्पशन में ले लें, ताकि गुड्स एक फिनिश गुड्स बन जाए और उसको बेच दें। अल्टीमेटली गुड्स का पर्सपेक्टिव जा रहा है उसको बेचने के लिए। बात समझ में आती है? लेकिन एसेट का पर्सपेक्टिव कभी भी उसे बेचने के लिए नहीं होता। तो जब मैं गुड्स खरीद रहा होता हूं तो मेरी इंटेंशन है, मेरा सोच है कि भाई मुझे गुड्स को बेचना है। जब बेचने से क्या होगी? इनकम। तो खरीदने से क्या होगा? खरीदने से एक्सपेंस होगा, खरीदने से एक्सपेंस होगा। यस, इसीलिए हमेशा परचेजेस वर्ड लिखा गया और परचेजेस वर्ड को हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो इसका मतलब गुड्स का खरीदना आपके लिए हमेशा एक एक्सपेंस है। सर फिर एसेट कब है? एसेट तब है बेटा जब आप गुड्स खरीदकर उसे एंड में नहीं बेच पाए। अच्छा, कैसे? देखो ध्यान से देखना, मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको।
ये 1 अप्रैल 19 है, ये 31 मार्च 2020 है। ये पूरे साल में आपने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के। तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए से। अच्छा, अल्टीमेटली ये गुड्स या परचेजेस कहां जाएंगी? ये गुड्स या परचेजेस जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस 1 लाख। बेसिक पे ध्यान देना। अच्छा, आप इस 1 लाख में से आपने 90,000 के गुड्स सेल कर दिए 1,20,000 में। अच्छा, सेल की एंट्री क्या होगी? सेल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से? 1,20,000 से। बिल्कुल ठीक, ये लीजिए बाय सेल्स 1,20,000 से। अब बहुत ध्यान सुनना, 1,20,000 की जो सेल हुई वो आपके लिए रेवेन्यू है, और 1 लाख की जो आपने परचेज की वो आपके लिए एक्सपेंस है। और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या आता है? इनकम, प्रॉफिट। तो अगर मैं यहां पर प्रॉफिट निकालूं जिसको हम जीपी बोलते थे, तो अगर 1,20,000 माइनस 1 लाख कर दूं तो ये 20,000 आ जाएगा। लेकिन क्या आपने एक्चुअली 20,000 कमाया है? नहीं, आपने तो कमाया है 90,000 और 1,20,000 का डिफरेंस कितना? 30,000 रुपए। लेकिन आप कितना दिखा रहे हो इस सब पे जीपी? 20,000 रुपए। इसका मतलब 10,000 रुपए कहीं बचा हुआ है। देख सकते हो आप, 1 लाख से 90,000 कितना बचा हुआ है? 10,000। ये क्या है? ये स्टॉक इन हैंड है। और ये स्टॉक इन हैंड 31 मार्च को नहीं बिक पाया, अब ये अगले साल बिकेगा, तो आज के दिन ये बन गया आपका एसेट, करंट एसेट, जिसको आप विद इन अ ईयर नेक्स्ट ईयर में बेच दोगे। आई थिंक आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। जब आप गुड्स खरीदते हो ना तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन जब आप गुड्स को बेचने की बात करते हो तो बेचने से वो आपकी इनकम बन जाती है। और अगर वही गुड्स नहीं बिक पाए इस साल में और वो अगले साल में शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो वो आपके लिए एसेट की फॉर्म ले लेता है। सर, इसे एसेट की फॉर्म में कैसे लेके दिखाएंगे? बेटा बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। आप इसको 2 तरह से दिखा सकते हैं। 2 तरह से कैसे? एक एंट्री तो होती है जो आप सबने पढ़ी है, एक होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। आप दिखाइए परचेज के ऑपोजिट में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से। ये करते ही आपका प्रॉफिट 30,000 हो जाएगा। सर ये क्या हुआ? बेटा ये हुआ कि 1 लाख में से 90,000 की तो ये कहानी और बाकी बचे 10,000 की ये कहानी। यानी कि 1 लाख का मैचिंग अमाउंट ये है, 90 का 1,20 और 10,000 स्टॉक। समझना पड़ेगा, कंपैरिजन करो। 1 लाख के ऑपोजिट क्या क्या आ रहा है? 1 लाख के ऑपोजिट 2 चीजें आ रही हैं। 90 की चीज 1,20,000 में बेची और 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक। एक तरीका तो ये है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और एक, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या मान लिया है? एसेट मान लिया है। और एक और एंट्री भी है। एक और एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस। अब परचेजेस को कम कर दो, क्योंकि परचेज एक्चुअली में 1 लाख की हुई थी, लेकिन 1 लाख की यूज थोड़ी हुई है। तो फिर आप क्या कर सकते हो इस केस में? आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाओगे? फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो टू परचेजेस कितना? 1 लाख। सेल कितनी? 1,20,000। और आप यहां लिख देते हो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का, जिससे अब आपका नेट इंपैक्ट परचेजेस पे कितना आया? 90,000 का। और ये अब बच गया आपके पास जीपी कितना? 30,000। ये लीजिए, चेक कर सकते हो, कंपैरिजन कर लीजिए। दोनों के प्रॉफिट 30-30 ही आ रहे हैं और दोनों में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हुआ है। हां, इसमें यहां शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों केसेस में बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ये वाला भी पहुंचेगा और ये वाला भी पहुंचेगा। तो पॉइंट ये है
कि क्लोजिंग स्टॉक एसेट बनता है लेकिन ईयर एंड के दिन, उसके अलावा पूरे साल वो आपके लिए क्या रहता है, एक एक्सपेंस। जब आप खरीद रहे हो ना, वो आपके लिए एक्सपेंस है। अब सर ये बात तो हमने कभी सोची नहीं। यस, क्यों आपने क्यों नहीं सोची? क्योंकि कभी आपको जरूरत नहीं पड़ी, और ये जरूरत ना पड़ना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। और लेकिन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जब कोर्स करने जा रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज को संभालना है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपको कोई सिखाएगा नहीं। ये लास्ट मौका है सीखने का। ये इस वीडियो के अंदर मैं इतना बेसिक आपके अंदर भर दूंगा कि आप समझ जाएंगे कि इस चीज़ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो समझिएगा इस चीज़ को लेकर कि आपके लिए ज़रूरी है कि ये बेसिक एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि परचेज क्या है और स्टॉक क्या है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? मैं कुछ और पॉइंट को लेकर चलूंगा आपके साथ, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मेरा एक और पॉइंट आप सबके सामने आता है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि ये ऐसे वीकनेस पॉइंट हैं, वीक पॉइंट्स हैं आपके, जहां पर आप डरते हो, घबराते हो। ये वर्ड देख के आपका काफ़ी बच्चों को डर लग गया होगा कि सर ये कौन सा वर्ड आ गया फिर से। ये वर्ड आप सबने सुना हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं थोड़ा सा इसे और डिटेल में लिख दूं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। और आपको फिर से वही करना है, आपकी सोच, माइंड में जो एंट्री आ रही है ना इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो सोचिए क्या होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश, कुछ बच्चा बोलता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ बच्चे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। आप पता, जो भी आप एंट्री बोलते हो वो बोलते हो जो आपको याद होती है। जब मैं आपसे पूछा था ना फर्नीचर परचेज इन कैश, आपने फटाफट आंसर दिया था फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश। जब मैं आपसे पूछा गुड्स परचेज इन कैश, आपने फटाफट आंसर दिया परचेज इन कैश, परचेज इन कैश, क्योंकि वो आपने इतनी बार की है कि वो रट गई हैं आपको। लेकिन जब ये ऐसी एंट्री आपके सामने आती है जहां पे आपको सोचना पड़ता है, वहां आप घबराते हो, और ऐसी एंट्री ही आपके लिए दिक्कत डालती है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को बेस्ट तरीके से समझने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा उसको डुअल एस्पेक्ट में तोड़ें। हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, और उस डबल इफेक्ट को समझना ही आपके लिए मेन बात है। अगर आपने डबल इफेक्ट समझ लिया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन पॉइंट यह है कि आप डबल एस्पेक्ट पे जाने के लिए हमेशा उस ट्रांजैक्शन को तोड़ें, चेक करें क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज डिक्रीज ही आपको सिखाएगा कि एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए। अब बच्चों की एंट्रीज में क्या निकलती हैं? बच्चे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं, जो बच्चे ये बात बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, एक बात बताओ, जब आप कैश वर्ड लिख रहे हो इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट पेड। तो जब नॉट पेड लिखा है तो कैश कैसे आ सकता है? तो ऐसी एंट्री आपने जो याद की है या फिर आपको जो थोड़ी बहुत नॉलेज से निकल के आई वो आपने बोल दी, लेकिन वो तो गलत है। तो आपको जानना होगा कि पहले एक्चुअल एंट्री क्या होती है, ये डेबिट में क्यों आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, ये सब बातें। और इन्हीं डेबिट क्रेडिट को जानने के लिए मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बेसिक रूल्स। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेटा आपके दो तरह से होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और एक होते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ऑल्दो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं। मॉडर्न ज़माना है तो ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न क्लासिफिकेशन से पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑल्दो हम ट्रेडिशनल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम ट्रेडिशनल को पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा पूरा का पूरा कोर्स चलेगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। आप सबने पढ़ रखा होगा पहले, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इसको आज अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ये आज आप अगर आपने सीख लिया तो इसके बाद आपको अकाउंटिंग करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल अकाउंट्स की जान है जिसके बेसिस पर पूरी अकाउंटिंग चलती है। बैलेंसेस, अकाउंट्स के अंदर सिर्फ 5 चीज़ें हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी
इनकम और कैपिटल। सर 5 ही क्यों है? 5 होने का भी बेटा रीजन है। 5 इसलिए हैं क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा पीछे थोड़ी देर पहले, उस थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और इन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के अंदर जो आता है वो आप ध्यान से देखिएगा, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों कहाँ आते हैं? ये तीनों आते हैं बैलेंस शीट में। और उसके बाद जो बचा एक्सपेंसेस और इनकम, ये आते हैं आपके या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि इन 5 बैलेंस के अलावा कभी आपको कुछ मिलेगा ही नहीं एक्स्ट्रा। इन 5 के अलावा कुछ है भी नहीं। आप कोई भी बात बोलोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन बोलोगे, तो मैं उन्हें उठाकर इन 5 बैलेंस में ही डाल दूंगा। और जब इन 5 बैलेंस में आ जाएगा तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग रूल्स तो यही है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बोलूं तो इनका हमें पहले चेक करना होता है कि ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है। ओरिजिनल बैलेंस के लिए एसेट का बैलेंस है डेबिट, एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। ये डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है, ये रूल है। इसका आंसर मेरे पास भी नहीं। हाँ, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इनके इंक्रीज के बारे में। इंक्रीज में बिल्कुल सेम ऑर्डर रहेगा। डेबिट वाला डेबिट में रहेगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में रहेगा, बिल्कुल सेम ऑर्डर रहेगा। और उसके बाद आती है बात किसकी? डिक्रीज की। और डिक्रीज में आप देख रहे हैं बैलेंस हो चुके हैं रिवर्स। डेबिट वाला क्रेडिट हो गया, क्रेडिट वाला डेबिट हो गया। यानी कि बड़े सिंपल तरीके से बोलूं तो आपको तो अल्टीमेटली 5 याद करने, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। और इसको और थोड़ा सा अगर मैं आपके लिए इजी कर दूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये है LIC। LIC के जो बैलेंस हैं वो क्रेडिट हैं। LIC वर्ड तो आप सब सुना ही हुआ है। तो LIC के बैलेंस क्रेडिट हैं, बाकी सबके बैलेंस डेबिट होते हैं। एसेट, एक्सपेंस डेबिट हैं, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल क्रेडिट है। इंक्रीज होगा तो वही बैलेंस कंटिन्यू होंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो ये बैलेंस रिवर्स हो जाएंगे। इनका रिवर्स इंपैक्ट आएगा। अब इसी के बेसिस पर आपने जो एंट्री मुझसे सीखी या पढ़ी अभी तक, उसकी बात करता हूं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि हमने फर्नीचर परचेज किया इन कैश ₹10,000। जब आपने फर्नीचर परचेज किया इन ₹10,000 कैश में, तो इसमें 2 एस्पेक्ट सोचो, क्या चीज आई और क्या चीज गई। फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर इंक्रीज करेगा। फर्नीचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। और इन कैश करोगे तो कैश क्या करेगा? कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर होता है एसेट, और एसेट अगर इंक्रीज करे तो हम एसेट इंक्रीज, एसेट का बैलेंस क्या होता है? एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो एसेट इंक्रीज पे होती है डेबिट। अच्छा, कैश क्या होता है? कैश भी एसेट होता है, और अगर एसेट डिक्रीज हो रही हो तो फिर आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा, जो एसेट कम होगा वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनाने सीखनी है, रटनी नहीं है। रटने बैठोगे तो एंट्री भूल जाओगे, वो शॉर्ट टर्म वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एंट्री सीख ली, समझ ली, तो वो जिंदगी भर के लिए आपको आएगी और आप आगे भी किसी को समझा सकते हो। मैं सेकंड पॉइंट लेना चाहूंगा आपके लिए, जो हमने एक और डिस्कस किया था, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। अब आपको फिर से समझना है, गुड्स परचेज करने और कैश में करने में डुअल एस्पेक्ट क्या है, 2 बातें क्या हैं। जब आप बोलते हो गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करना एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। और जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं इंक्रीज, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो इंक्रीज पे करेंगे डेबिट, और जब कैश में लिया तो इससे कैश हो गया है डिक्रीज, और कैश डिक्रीज होने पे फिर से क्या करेंगे? क्रेडिट। हाँ, जब आप एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो उस एक्सपेंस का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में? तो हर एक एंट्री का एक बेसिक है, हर एक एंट्री का एक पॉइंट है, उसी के बेसिस पर ये एंट्री बनाई गई है। और मैं एक थर्ड पॉइंट जो मैंने आपके सामने लिखा था, वो थर्ड पॉइंट और लिख दूं आपके सामने। वो थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, फिर से आपको दो चीजें सोचनी है कि एक्सपेंस ड्यू और नॉट पेड की वजह से किस किस चीज पे इंपैक्ट आया। जब मैं बोल रहा हूं एक्सपेंस ड्यू तो इसका मतलब खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस इंक्रीज, और एक्सपेंस इंक्रीज का बैलेंस क्या है? डेबिट। एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट। अच्छा, नॉट पेड की वजह से क्या होगा? नॉट पेड की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पैसा दिया नहीं है, देना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो एक्चुअली में एंट्री क्या बनी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यही है बेसिक, और ऐसे ही आने वाले पूरे कोर्स के अंदर मैं हर एंट्री का बेसिक आपको ऐसे ही दूंगा। कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी मैं लिख दूं और आपको ना बताऊं, मैं उस एंट्री का डुअल एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस एंट्री को लेकर यहां पे चलूंगा। आप समझ रहे होंगे कि मेरा क्या किस तरह का पर्सपेक्टिव रहेगा आपके कोर्स को कराने के लिए। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा कोर्स कंटेंट दिखाना चाहूंगा जो ICAI की साइट के ऊपर अवेलेबल है, और आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी मेरी क्लास जब यहाँ आज ओवर होगी तो उसके बाद एक और क्लास होगी आपके लिए, जिसके अंदर मैं ये बेसिक वाली पॉइंट को ही डिस्कस करूंगा। चैप्टर स्टार्ट करना मोटिव नहीं है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक समझाना मेरा मोटिव रहेगा। कोर्स करने के लिए टाइम बहुत है हमारे पास, कोई भी सिचुएशन हो, कोरोना की वजह से क्लासेस हो ना हो, लेकिन हम जिस तरह से भी आपके पास अवेलेबल होंगे, आपका कोर्स टाइमली एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। नवंबर 20 का आपका अटेम्प्ट आने वाला है। नवंबर 20 के अटेम्प्ट के लिए हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है, आप घर बैठकर अपनी क्लासेस को पूरा कर पाएंगे आसानी से, लेकिन उससे पहले अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक पे फोकस करना होगा। मैं आपको एक बार आपके कोर्स कंटेंट पे लेके चलता हूं, आप एक बार देखेंगे कि ICAI CA इंस्टीट्यूट ने अपना कोर्स किस तरह से डेवलप किया है आप लोगों के लिए। ये ICAI की वेबसाइट है, और ICAI की वेबसाइट में आपका एक स्टूडेंट सेक्शन होता है, उस स्टूडेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कोर्स के बारे में डिटेल जान सकते हैं। इसके अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज का नॉलेज पोर्टल है, और ये रहा। ये देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट अंडर द रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और इसके बाद यहाँ पर शुरू होता है सबसे पहला, क्योंकि फाउंडेशन का सबसे पहला, और इवन फाउंडेशन इंटर फाइनल हर लेवल पर अकाउंट्स का पेपर सबसे पहले होता है, तो उसी के बेसिस पर आपके सामने ये स्कीम खोल रहा हूँ। ये स्लाइड कोई मैंने नहीं बनाई है, मैंने आपके सामने ICAI की साइट से निकाली है, ताकि आपको समझ में आए कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट हमसे कितना चाहता है और किस लेवल तक कितने मार्क्स पे वो हमसे पूछेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं, एक सेक्शन का है, वेटेज का है, और एक कंटेंट एरिया है। उससे पहले ऊपर एक हेडिंग भी लिखी हुई है, फाउंडेशन पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर अकाउंट्स या वैसे कुछ नहीं बोलेगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग उसका पूरा नाम है हमारे सब्जेक्ट का। और 3 कॉलम के अंदर सेक्शन, वेटेज और कंटेंट एरिया लिखा है। सेक्शन के अंदर 1, 2 इस तरह से लिखे हैं, वेटेज में जो परसेंटेजेस हैं वो मार्क्स को डिफाइन कर रही हैं, और फिर कंटेंट कितना है। तो प्लीज़ अब बहुत ध्यान से यहाँ देखिएगा। सबसे पहला आपके सामने जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बोलूँ तो 5 से 10% लिखा हुआ है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, बेसिकली थ्योरी आती है, 5 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में। अब तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 9 मार्क्स तक मैक्सिमम आई है, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स की थियोरेटिकल टॉपिक। ऑल्दो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको पता हो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स के अंदर एक पहला पार्ट होता है जो 12 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स आते हैं। 6 ट्रू फॉल्स होते हैं, 2-2 मार्क्स ईच, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है और रीज़न देना है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसे भी मैं थ्योरी काउंट करूँ तो थ्योरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, अदरवाइज जो प्योर थ्योरी है वो 5 से लेकर 9 या 10 मार्क्स के अंदर कवर हो जाती है। अब इसके अंदर वही आपकी थ्योरी है जो आपने कभी अपनी 11th क्लास में पढ़ी थी, चैप्टर्स के नाम वही हैं, कुछ थोड़े बहुत बातें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकी क्लासेस के रिगार्डिंग। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका वो है 25 से 30% का, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करता है, जिसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी आएंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसके अंदर कवर हो रहा है, थर्ड पॉइंट इसमें कवर हो रहा है, फोर्थ पॉइंट इसमें कवर हो रहा है, और फिफ्थ पॉइंट कवर हो रहा है। सेकंड सेक्शन के अंदर 4 हेड्स हैं, और उन 4 हेड्स के अंदर मैं आपसे बोलूँ तो पहला है अकाउंटिंग प्रोसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
बिल्कुल साफ सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है एग्जाम के अंदर। जब पहली बार मई 2018 में पहली बार सीए फाउंडेशन हुआ तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर 14 मार्क्स का आया। 4 मार्क्स पे छोटा क्वेश्चन, 10 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद फिर थर्ड है बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 10 मार्क्स में एग्जाम में आता है। उसके अलावा इन्वेंट्रीज है, 5 मार्क्स तक का टॉपिक एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन, ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। टोटल मिलाकर ये 25 से 30 मार्क्स का सेक्शन है। 25 से 30 मार्क्स के अंदर वो 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। अब मैं 3 टॉपिक कौन कौन से, आरओई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन। तो यानी कि ये 2 तो कंफर्म में होते हैं, आरओई और बीआरएस तो आते ही आते हैं। इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन में से चॉइस निकल आती है। 25 मार्क्स तो कम से कम आने ही आने हैं ना, तो 25 में 10, 10, 5 3 टॉपिक तो कवर करेगा। और अगर 30 में ले गया तो चारों भी पूछ सकता है, चॉइस में भी डाल सकता है, इंटरनल चॉइस भी होती है। तो आपके सामने 25 से 30 मार्क्स में एक अच्छा सेक्शन है जो बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। अच्छी बात यह है कि इसमें से 3 चैप्टर आपने पहले पढ़ रखे हैं। बीआरएस आपने पहले पढ़ रखा है, आरओई आपने पढ़ रखा है, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ रखा है। हाँ, इनका लेवल जो बढ़ गया है वो मैं सिखाऊंगा और बेसिक्स के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा उसके अंदर बेसिक्स में बहुत वीकनेसेस हैं। उसके बाद अगला सेक्शन है थर्ड सेक्शन, जिसके अंदर करीबन 5 चैप्टर्स कवर होते हैं। ऑल्दो जब कोर्स थोड़े टाइम पहले चेंज हुआ है, उससे पहले इसके अंदर 8 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 5 रह गए हैं। पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, ये एक नया टॉपिक है। कंसाइनमेंट्स, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये पहला ही आपने पढ़ा है। उसके बाद बाकी चारों आपको नए पढ़ने हैं, बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार, लेकिन 15 से 20 मार्क्स में। इसके अंदर जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली मेन चीज, इसमें से 3 टॉपिक आते हैं। कंसाइनमेंट पक्का आता है, आएगा ही आएगा। उसके बाद बचे 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में कंसाइनमेंट हो गया, बाकी बचे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, कोई एक आएगा या 2 आएंगे, लेकिन चॉइस में आएंगे। यानी कि सेल्स ऑन अप्रूवल और एवरेज ड्यू डेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकाउंट करंट में से 4 में से कोई एक या 2 आते हैं 5-5 मार्क्स के। तो मैक्सिमम मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स में सेक्शन कवर हो सकता है। सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया 30 से 40% का, इसमें आपकी 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स और 12th क्लास का एनपीओ कवर होता है और पार्टनरशिप भी कवर होती है। आप देख सकते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, सबके बारे में बात कर रहा है। फिर पार्टनरशिप आपकी पूरी है 12th क्लास की, लेकिन सिर्फ डिसोल्यूशन नहीं है। डिसोल्यूशन आपका सीए इंटर अकाउंट्स में कवर होता है। तो फाइनल अकाउंट्स पूरा, पार्टनरशिप पूरी, पार्टनरशिप के अंदर एक चैप्टर नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ को भी कवर किया गया है। एनपीओ कवर किया गया मतलब वो जो इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसिप्ट पेमेंट आप बनाया करते थे, वो वाला पार्ट भी है। तो मेरे हिसाब से सबसे लेंथी वेटेज सेक्शन यही है, मार्क्स वाइज भी और कंटेंट वाइज भी। और लास्ट बहुत ही इजी, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स पूरा नहीं, कंपनी अकाउंट्स में भी क्या, सिर्फ शेयर्स, डिबेंचर भी पूरा नहीं, डिबेंचर का सिर्फ इश्यू, रिडम्पशन तो पूछा ही नहीं, रिडम्पशन तो सीए इंटर में आता है। ये है आपके अकाउंट्स का सेक्शन। इसके नीचे आगे बाकी कोर्सेज के भी हैं, आप लॉ का देख सकते हैं वगैरह वगैरह जाकर, लेकिन मैं अभी आपके साथ सिर्फ अकाउंट्स का डिस्कशन कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके रिगार्डिंग ही आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूं। तो ये वाला मेरा अकाउंट्स का सेक्शन का पार्ट था जो हमारे एग्जाम वगैरह में कवर होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, लेकिन अगली क्लास के अंदर मैं आपको फिर से मिलूंगा जिसमें हम अपने बेसिक के रिगार्डिंग बातें करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए सिर्फ एक यही होमवर्क है कि आप अपना जितना हो सके बेसिक पे ध्यान दें। आपने 11th क्लास, 12th क्लास, या अगर आप ग्रेजुएट हैं या किसी तरह से भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने किसी तरह से भी कहीं पर भी अकाउंट्स को लेकर कोई भी जर्नल एंट्री सीखी है, तो उन्हें आज इन बेसिक रूल्स में डालिए। ये जो बेसिक रूल्स आपके सामने मैंने लिखे ना यहाँ पर, ये वाले, यही है अकाउंट्स की जिंदगी। अगर ये आपने समझ लिया तो इसके बाद अकाउंट्स के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आता नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको हर वो एंट्री आती है जो आपने बहुत बार पढ़ी है, आपको हर वो एंट्री नहीं आती है जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी है, और आप हर वो एंट्री कर सकते हैं अगर आपको ये बैलेंस आते हैं। तो ये सोचना कि आप अकाउंट्स में कुछ नया सीखेंगे नहीं, आप हर बार एक एंट्री खुद करेंगे इन बेसिस के ऊपर, इन बैलेंसेस के ऊपर। बैलेंसेस आना जरूरी है, अकाउंटिंग अपने आप आनी शुरू हो जाती है। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए फिर से एक बार आऊंगा और बेसिक के रिगार्डिंग कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, ताकि हम उसका और बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और फिर हम अपना कोर्स कंटेंट शुरू करेंगे। ये वीडियोस आपके लिए एक तरह से डेमो की तरह हैं कि आप हमारी क्लासेस को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं।
ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी क्लासेस को जितना हो सके ऑनलाइन बेसिस पर एक्सेस कीजिए। इस वक्त पे कोई फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो क्यों ना आप घर बैठकर ही हमारी इन क्लासेस को अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, फिर बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर।